इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है ख़वातीन का कह लें या यूथ का कह लें, वो क्या है? खुद पे एतमाद नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो उसमें क्लियर नहीं है। फील्ड्स में आ जाते हैं, 10-10 20-20 साल लगा देते हैं, बट उनको पता नहीं होता उनके ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। यूथ जो इतनी परेशान है जिसको लगता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे हैं। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। नो डाउट शुरू में मुश्किल होती है, अभी हम भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, बहुत साल लग जाते हैं आपको बनने में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाजरीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इसी टैगलाइन के साथ हम एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो अब तक ख़वातीन के लिए बहुत सारा काम कर चुकी हैं और इन्हें हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन लीडरशिप अवार्ड से भी नवाजा गया है। इनका काम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज़ किया जा चुका है। आज हम इनसे ख़ास तौर पे ये जानेंगे कि यूथ डेवलपमेंट में इनका क्या रोल है और ये क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सिस्टम है वो यूथ को कितना फ़ायदा दे रहा है और किस तरह उसको मज़ीद यूथ के लिए बेहतर किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम रामीन महमूद साहिबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं अली, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। वेलकम मैम। अच्छा मैम, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ख़वातीन के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो ये बड़ा थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो जाता है कि शायद हम ख़वातीन को प्रमोट कर रहे हैं कि सारा कुछ वही करें, लेकिन आपने जो है ना वुमेन लीडरशिप अवार्ड हासिल किया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। और मुझे ये बताइएगा कि ये किस तरह हासिल किया और आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या काम कर रही हैं? अच्छा, बेसिकली जिस तरह भी आपने बात की, हमारे यहाँ जो वुमेन राइट्स के लिए बात करना बहुत मुश्किल कर दिया गया है। हम फेमिनिज्म के वर्ड से भी जो है ना वो नफरत करना शुरू हो गए। हालांकि फेमिनिज्म बड़ी खूबसूरत चीज़ है, वो इक्वल राइट्स की बात करती है। हमने उसकी डेफिनेशन को ख़राब कर दिया और सारा कुछ। लेकिन बात ये है कि अगर मैं बात करूँ कि अवार्ड क्यों मिला, और वो सारी जो पिछली 4-5 साल की मेरी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, मतलब यूथ डेवलपमेंट में, वुमेन एम्पावरमेंट में, सोशल एक्टिविज्म में जो अचीवमेंट्स थी, उसकी वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। टोटल हो के वो पॉइंट्स बनते हैं। 400 वुमेन थी जिसमें से उन्होंने जो है वो 5 नॉमिनेट किया और आई गॉट द अवार्ड। वुमेन की आपने बात की कि क्या मसाइल हैं या क्या उसकी सिनेरियोज हैं। अब औरतों की जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि फ्रीडम, राइट टू चूज़ व्हाट दे वांट टू डू इन लाइफ। सही कि बॉयज़ के साथ भी है, लेकिन फीमेल के साथ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ी सी, आप उसको वीक समझते हो, आप समझते हो, मतलब हमारा ये कंसेप्ट है कि हम उसको दबा सकते हैं। ठीक है। तो हम सबसे पहले तो एजुकेशन का राइट ले लेते हैं, उसको चूज़ करें। हम उसको कहते हैं कि तुम ये पढ़ लो, ये वाली फील्ड जो है ये लड़कियों के लिए ठीक है। तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ आजकल तो लड़कियां, आपको पता है, जहाज़ भी उड़ा रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। तो ये उसके बाद हम जब हम उसकी शादी करते हैं या हम आगे और मसाइल होते हैं, पहले तो वो अपने घर में बहुत सी फ्रीडम राइट से उसको महरूम रखा जाता है। प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता। एक वालिद, मैंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था डेली टाइम्स में कि सबसे ज्यादा जो प्रॉपर्टी राइट्स के जो सबसे ज्यादा वुमेन के दुश्मन है ना, सबसे पहले उसका भाई और उसका बाप है। क्योंकि वो उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं देना चाहता, वो इनहेरिटेंस में उसको राइट नहीं देना चाहता, वो उससे वो राइट छीन लेता है और उसके बाद जब वो आगे जाती है तो वो सारे राइट्स उसको पमाल होते ही मिलते हैं। और फिर मारपीट करना, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवोर्स एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है। मैं ये नहीं कहती कि इसको आप आम कर दो, मैं ये बिल्कुल नहीं कहती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो सर से गुजर रहा है और आपकी बेटी को कोई जो है वो दिन रात गालियाँ दे रहा है और उसके लिए वो माहौल बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा। तो मेरे नज़दीक एक औरत का सबसे बड़ा जो उसका प्रोटेक्टर है, उसका भाई है, उसका बाप ही है, अगर वो वाकई ये समझें कि वो है। तो ये चीज़ें जो है उनके लिए मैंने काम किया। मेरा स्टार्ट जो था करियर का, मैंने एक द पिंक साइड विद रामीन शो के नाम से किया था, जिसमें मैं वुमेन एम्पावरमेंट, उन तमाम डिफरेंट फील्ड्स की औरतों को बुलाती थी और उनसे पूछती थी कि आप यहाँ तक कैसे पहुँची हैं। उसमें हमारे पास बहुत से बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, स्पोर्ट्स से बहुत सी फीमेल्स आती थी और इस तरह का सारा सिनेरियो। जी मैम। अच्छा मैम, अभी जो आपने बात की वो तो बड़ी एक्सट्रीम केस की एक बात है ना, जो कि कम ही होते हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर हो तो उसमें तो जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आम हालात में इससे आपको क्या ऐसा महसूस होता है कि जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं और वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो इससे जिनके घर में थोड़े थोड़े भी झगड़े हैं या थोड़े थोड़े भी इख्तलाफात हैं, वो भी इस चीज़ को शायद ऐसे समझने लग जाती हैं ख़वातीन
कि हमें भी शायद आज़ादी के लिए कुछ करना चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, देखिए छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं वो हर घर में होते हैं, बहन भाइयों में भी होते हैं, माँ बाप में भी होते हैं, आपकी आपके आपके दोस्तों में हो जाते हैं ऐसे ही। तो ऐसा नहीं है कि ख्वातीन ये समझना शुरू हो जाती है। हाँ, नो डाउट जहाँ पे वुमेन के पास पावर आती है बहुत एक्सप्लॉइट करती है। मतलब औरत जो है अगर वो डाडी है ना तो बेचारा मर्द भी वहाँ मजलूम हो जाता है। मैं हमेशा दो साइड्स की बात करती हूँ, मैं कभी ये बात नहीं करती कि सिर्फ औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। कुछ जगहों पे रिलेशनशिप्स के अंदर मर्द भी बहुत टॉक्सिसिटी से गुजरते हैं, उनकी मेंटल वेलबींग खराब हो जाती है। उनको तो सोसाइटी ये कहती है कि तुमने रोना नहीं है। उनको तो ये, आपको पता है कि जो हम मर्द को ये कहते हैं कि तुम रो नहीं सकते, इसकी वजह से कई मर्द इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि सारे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उस बेचारे को खुद भी नहीं पता होता कि मैं इमोशनली बहुत डैमेज हुआ हूँ। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन। आपको पता है कि ये हम जो बात करते हैं ना टॉक्सिसिटी फॉर वुमेन, ये बेसिकली उस मर्द को पहले ये वो अपने इमोशंस को बैलेंस करना, चैनलाइज करना उसको नहीं सिखाया गया होता। तो ये सारी सिनेरियोज होते हैं। तो दोनों साइड्स पे आप जब पावर को आपको बैलेंस करना है, किसी एक को बहुत ज्यादा नहीं देनी और किसी एक को बहुत कम नहीं देनी, इसको बैलेंस करना पड़ेगा तो फिर ठीक। मैम आप बीइंग एन एंकर भी काम कर रही हैं और बीइंग अ रेडियो ब्रॉडकास्टर भी आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैंने मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आया वो रेडियो जॉकी एज अ 2 घंटे का जो हमारा प्रोग्राम होता था रेडियो पाकिस्तान पे, उस पर बहुत मज़ा आता था। कॉल्स आती थी, वो आपको फौरी फीडबैक आ रहा होता है ना, लोग आपको फ़ोन कर रहे हैं, आप कनेक्ट हो रहे हो, आपको एक रेडियो फैमिली मिल रही है, तो उसका मुझे बहुत मज़ा आया। आई एंजॉयड दैट। और एंकरिंग मैंने की, मैंने प्रोग्राम होस्टिंग की चैनल 5 पे, फिर PTV के साथ, पाकिस्तान टेलीविजन। सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आया वो PTV के साथ काम करके आया। तो इट वॉज रियली गुड। और मेरा ये हमेशा से पैशन था, मैंने अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाया, तो मैं कभी इसमें मुझे ये नहीं हुआ कि कोई इशू आ रहा है या कोई इस तरह की चीज़ें। सही। अच्छा मैम, 2021 में आपको ग्लोबल वॉलंटियर का भी अवार्ड मिला और आपको इसका एक खिताब भी मिला, तो ये किस सिलसिले में मिला था? ये बेसिकली ना एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल रिसर्च सोसाइटी फॉर यूथ एंड चिल्ड्रन, श्रीलंका और मलेशिया में काम करते। TIIKM इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने उनके साथ एक फॉर्म्स आए थे 2020 में, तो मैंने वो फिल किए थे, तब कोविड था। एक इसमें मैसेज है यूथ के लिए कि जब कोविड था तो सारी यूथ कहती थी हम क्या करें, हमारे वक्त पे तो कोविड आ गया। उस टाइम सारी दुनिया वर्चुअली कनेक्ट हुई थी। आप वर्चुअली दुनिया की पाकिस्तान में बैठ के किसी भी कोने में काम कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे। ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत चले उस टाइम पे। एग्जैक्टली। तो मैंने वो फॉर्म फिल किया और आई गॉट सिलेक्टेड। 250 फॉर्म्स थे जिसमें से 15 लोग सिलेक्ट हुए। मैं पाकिस्तान से सिलेक्ट हुई, इंडिया, नेपाल और लोग भी थे उसमें। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोग ना यूथ डे आ रहा है 12 अगस्त को, तो कोई प्रपोजल दें। मैंने उनसे कहा कि मेरी यूथ जो है उसके पास फैसिलिटीज़ बहुत कम है, लेकिन वो दुनिया में अपना नाम कमा रही है, मतलब ये उसका टैलेंट है। तो मैं अपनी यूथ को ना आपके प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, मैं होस्ट करना चाहती हूँ, मैं कुछ इस तरह के गेस्ट बुलाना चाहती हूँ, लेकिन प्लेटफॉर्म मैं आपका यूज़ करूँगी। उन्होंने कहा अरेंजमेंट सारे आपको खुद करने पड़ेंगे। मैं कहा मैं कर लूँगी। सो आई अरेंज दैट वेबिनार और मैंने वो किया और उनका बड़ा ह्यूज सक्सेस थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक सीरीज़ ऑफर कर दी, फिर वेबिनार्स की सीरीज जिसमें मलेशिया, USA और फिर उसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान के स्पीकर्स को बुला के हम यूथ डेवलपमेंट के इश्यूज़ के ऊपर काम करते थे। तो फिर उसके बाद 1 साल जब मैं उनके साथ काम करती रही तो उसके बाद उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया था। सही। अच्छा मैम, जर्नलिज्म में आपका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ? ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं FSC में ही होती थी तो मुझे मेरी मामा को पॉलिटिकल, मतलब मेरे अब्बा और माँ दोनों जो है ना वो न्यूज़ सुना करते थे और मेरी अम्मा को शौक भी होता था कि वो इसके बात करें और सारा। तो मैं अपने अब्बा के साथ बैठ के अक्सर लगी होती थी। तो मैंने जब वो डिबेट सुनती होती थी तो मुझे एक इंटरेस्ट डेवलप होता था कि सोशल, अच्छा ये क्यों हो रहा है मुल्क में, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस ऐसे ही यूँ ही एक दिन बैठे बैठे मैं बहुत देखती थी इस तरह की न्यूज़ और सारा कुछ, तो मैंने कहा मैंने ये करना है, FSC की बात है। तो फिर आपको पता है हमारी फैमिलीज आती हैं, तो हमारे रिश्तेदार आते हैं जिनको लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियरिंग और इस तरह की जो फील्ड है, मैं किसी भी फील्ड को वो नहीं करती क्रिटिसाइज, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कि हमने किसी दूसरी फील्ड को एक्सप्लोर ही नहीं किया। हमने कहा कि नहीं, जिन लोगों ने बहुत पहले एक्सप्लोर कर लिया ना आज वो बहुत कामयाब है। और चंद साल पहले तक तो हम दूसरी फील्ड्स को फील्ड भी समझने पे तैयार नहीं थे, हम रिस्पेक्ट ही नहीं देते ना। बिल्कुल ऐसे। तो मेरी फैमिली में भी यही था कि डॉक्टर, मैंने मैथ्स रखा हुआ था FSC में, तो मुझे सबने यही मशवरा दिया इंजीनियरिंग कर लो। बट मैंने एक दिन फिर अपने वालिद साहब को, मेरी मम्मा ने कहा कि रामीन एंकरिंग वाली साइड पे जाना चाहती है, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं। अगले दिन मुझे उठा के ले गए। उस टाइम पे सारी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन क्लोज हो चुके थे, मैं इंजीनियरिंग के टेस्ट दे के थक चुकी थी उस टाइम तक।
तो उन्होंने मुझे ले गए और यूसीबी में उस टाइम पे एडमिशंस खुले हुए थे। तो मैंने टेस्ट दिया एंड वो उनको ये भी उम्मीद नहीं थी, पता नहीं मेरिट लिस्ट में आएगा नहीं आएगा क्या होगा, लेकिन आई गॉट सिलेक्टेड। और उसके बाद फिर मैंने पहले दूसरे सेमेस्टर से ही साथ साथ काम करना शुरू कर दिया प्रैक्टिकल फील्ड में सारा कुछ। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि आप इस वक्त क्या समझती हैं हमारी यूथ का, क्योंकि आप इसकी डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम करिए नेशनली भी इंटरनेशनली भी, जैसे आपने अपने प्रोग्राम का भी जिक्र किया कोविड में। तो इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है ख़वातीन का कह लें या यूथ का कह लें, वो क्या है? सबसे बड़ा मसला जो है ना, उनको खुद पे एतमाद नहीं है। सबसे बड़ा मसला खुद पे एतमाद नहीं है। वो जो कर रहे हैं वो उसमें क्लियर नहीं है। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो मतलब फील्ड्स में आ जाते हैं, 10-10, 20-20 साल लगाए थे, बट उनको पता नहीं होता उनके ज़िंदगी में आने का मकसद क्या था। वो इकबाल कहते हैं ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना, तो खुद ही जो है वो आपका सेल्फ रिकग्निशन है। एग्जैक्टली, यू हैव टू, आप इकबाल के फलसफे को उठा लें और आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। मतलब मेरी यूथ जो इतनी परेशान है, जिसको लगता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ ख़त्म होती, नो डाउट पाकिस्तान के हालात इकोनॉमिकल आपके इशूज़ चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे हैं। अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो। आप यू हैव टू, नो डाउट शुरू में मुश्किल होती है, अभी हम भी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, बहुत साल लग जाते हैं आपको बनने में, बहुत सब कुछ होता है, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही अब लोग इस सब्र वाली बात उठा के कोट करेंगे कि ये सब्र करें और ये जो है वो हमें अपॉर्चुनिटी, रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर रियासत अपनी जिम्मेदारी उस तरह नहीं पूरी कर रही जैसे उसको करनी चाहिए, तो आप तो खुद पे एतमाद रखो ना, अपने एंड पे जो कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि अल्लाह कहता है कि जो आप मेरे बारे में गुमान रखते हो वही आप, एक बुक है 40 रूल्स ऑफ लव, जिसमें वो कहते हैं कि सूफीज़म के ऊपर है, तो वो कहते हैं कि आपका जो अपने बारे में गुमान है वही आपका खुदा के बारे में गुमान है। तो आपका, अगर आप डर रहे हो और आपको खुद पे यकीन नहीं है, तो इसका मतलब आपको अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। तो उसकी ज़ात पे, अपने पे नहीं है तो एटलीस्ट उस पे यकीन रखो। जब उस पे यकीन होगा तो खुद ही ऑटोमेटिकली अपने आप पे यकीन आना शुरू हो जाएगा। मैम, आने वाले वक्त में, फ्यूचर में आपके क्या गोल्स हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आप जिसको डेस्परेटली करना चाहती हो यूथ के लिए, वो क्या है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगता है यूथ के लिए वो मेंटल वेलबींग। आप ये देखें, हमारे यहाँ कुछ ऐसे टैबूज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस नहीं करते। हम रिलेशनशिप इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करते। अब हम कहेंगे कि वी आर इस्लामिक स्टेट, हम बट हो तो रही है ना आपकी इस्लामिक स्टेट में वो सारी चीज़ें हो तो रही है ना। तो यू हैव टू, अगर आप जब तक उनको उन चीज़ों से, उन फैंटेसी से बाहर नहीं निकालोगे, आप उनको एक रास्ता, एक डायरेक्शन नहीं दोगे, आप किस तरह जो है वो लाइक आप कहोगे कि हमारी 75% यूथ है या 80% यूथ है पाकिस्तान की, तो हमारा पाकिस्तान तो बहुत आगे जाएगा। तो ये तो बहुत अरसे से इतनी रेशो है, तो क्यों आपकी यूथ जो है वो, उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। मैं अगर चाहूँगी कि मैं कुछ करूँ, मेरा जो ख्वाब है वो ये है कि मैं मेंटल वेलबींग के लिए कोई इदारा खोलूँ, कोई इस तरह का मेरा इंस्टीट्यूशन हो जहाँ लोग फ्रीली आएँ और अपने मसाइल डिस्कस करें, और हम उनको जो है वो हफ्ते में एक दो चक्कर लगाएं, एग्जैक्टली, और वो इजी होके जाएं वहाँ से, और वो जाके अपने डायरेक्शंस, और फिर डिफरेंट फील्ड्स के लोग हों जो उनको गाइड कर सकें। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे जो सीनियर्स हैं ना, वो हमें गाइड करने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि कल के आए हुए बच्चे हमसे आगे कैसे निकल जाएंगे। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको करनी पड़ेगी। और एक और चीज़, आपने यूथ की बात की थी, चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, स्टेटस से बाहर निकलें। मैं आपको एक बड़े मज़े के एक छोटा सा वाक़या वो आपको बताऊंगी कि हमें, मतलब मेरी अम्मा के बड़े करीबी रिलेटिव्स होते थे और सारा, तो वी डोंट लिव इन अ वेरी, हम कोई पोश एरिया में नहीं रहते थे। हमारा एक कमर्शियल एरिया था, वहाँ पे घर था, घर हमारा माशाल्लाह बड़ा बड़ा सब कुछ था, लेकिन वो लोग आते थे, यार आप लोग सोसाइटी में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, आप लोग सोसाइटी में क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, आप ये क्यों नहीं कर लेते, आप वो क्यों नहीं कर। लोग आपको हमेशा ना, मतलब दे विल ट्राई कि वो किस तरह आपका कॉन्फिडेंस शेक कर सके। वो आपको हर तरह से जो है ना वो मारने की कोशिश करेंगे, आपको अपने उस स्टेटस से निकले। जो लोग स्टेटस में एग्जैक्ट, जो लोग स्टेटस में रह जाते हैं ना कि मतलब गाड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा, ये होगा तो मैं निकलूंगा, अब आज ये मसला हो गया, जिनके पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा है, वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इफ यू वांट टू डू समथिंग, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। मैम, आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन है? मेरी लाइफ में मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरी मदर, मेरे वालिद साहब और मेरी सबसे बड़ी बहन। मेरी सबसे बड़ी बहन को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था 2 साल उनकी, लेकिन शी वेंट बैक टू, शी वाज स्टडीइंग इन नास्ट,
तो उनका फिर उन्होंने अपनी बीमारी में जाकर रिसर्च की, उन्होंने उस पर थीसिस किया और फिर उन्होंने गोल्ड मेडल लिया वहाँ से। तो मेरी इंस्पिरेशन, मैंने उनको देखा है, उनको बहुत वर्स्ट कंडीशन में हेल्थ की देखा है, लेकिन फिर भी उनको काम करते हुए, उनको चलते हुए और वापस आते हुए ज़िंदगी में देखा है। तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा अच्छी इंस्पिरेशन मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। मैम, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखती हैं? कासिम अली शाह साहब की बातें मैं बहुत अरसे से सुन रही हूँ, मेरी 1-2 दफ़ा इंटरेक्शन भी हुआ इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस में, वेबिनार्स में। तो बिल्कुल वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब कि जिस तरह भी मैंने ये पहली दफ़ा मैं आई हूँ तो मैंने देखा है कि उन्होंने बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया हुआ है, यूथ भी नीचे बैठी हुई है, काम भी हो रहा है, फिर एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके आप सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट कर रहे हो, फिर वो डायरेक्शन देने की भी कोशिश कर रहे हैं, फिर उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। तो देखिए वो अपने एंड पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आई विश बेस्ट ऑफ लक टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह जो है वो इनको बहुत सी मजीद कामयाबियाँ दे। बहुत बहुत शुक्रिया रामीन महमूद साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। और नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ख़ास तौर पे जो इन्होंने कुछ मोटिवेशनल बातें की और ये बताया कि ख़वातीन किस तरह अपने आप को डेवलप कर सकती हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव करके आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।